जी कैफे, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 69, चैप्टर 7। आज के लेक्चर में आपके सारे कोड ऑफ एथिक्स का जो मिक होती है ना, मगज, वो डिस्कस होना है। जिसने आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ लिया, इंशाल्लाह कोड ऑफ एथिक्स उसको समझ आ गया। लेकिन एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचने के लिए रिटन केस स्टडीज करना जरूरी है, वो आपको पता ही है। तो आज का लेक्चर कोड ऑफ एथिक्स में आपका सबसे अहम लेक्चर है। इसके बाद सिर्फ इसकी एप्लीकेशन होगी या रेपिटेशन होगी क्वेश्चंस में। हर चैप्टर में से वो है होता है, ऐसे तो मैं कहता हूं ना, इसी तरह होता है। आपने कौन सा अमल कर लेना होता है, आपने भी तो हमेशा इग्नोर ही करना होता है। तो आप अपना काम करें, मैं अपना काम करता रहता। फंडामेंटल प्रिंसिपल, अच्छा ये कल फंडामेंटल प्रिंसिपल हमने स्टडी किए थे, इसमें 3 डिस्कस कर लिए थे, 2 रह गए थे, पहले वो निपटा लेते हैं। फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल का मतलब वो असूल जिसके ऊपर ऑडिटर ने अमल करना है, जिसके ऊपर चलते हुए जिंदगी गुजार देनी है। असूल क्या है? नहीं असूल जिंदगी गुजारने के। ऑडिट बनना आसान नहीं है, ऑडिट के रास्ते पे चलना आसान नहीं है। 5 असूल फॉलो करने पड़ते हैं: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंपीटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। 5 चीजें। 5। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्हें झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना। जब क्वालिफाइड ओपिनियन तो क्लाइंट को कहना है क्वालिफाइड ओपिनियन, और जैसे ही लगे फौरी बता देना है। क्लाइंट से छुपाना नहीं है, सच बोलना है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या? इंडिपेंडेंट होकर काम करना है, बायस नहीं होना, ना किसी लालच में आना है, ना किसी प्रेशर में आना है। ना किसी लालच में, ना किसी प्रेशर में, ना पैसों की वजह से अंडर इन्फ्लुएंस होना है, ना किसी फैमिली रिलेशनशिप की वजह से। किसी को किसी की परवाह नहीं करनी, ना पैसे की ना रिश्ते की। किसकी परवाह करनी है? सिर्फ एक चीज की, इंडिपेंडेंस की, कि इंडिपेंडेंट रहना है। इंडिपेंडेंट। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या? कि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ना यूज करनी है ना डिस्क्लोज करनी है। और ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल एक्स क्लाइंट्स पे भी अप्लाई होता है, फ्यूचर क्लाइंट्स में भी, विद इन द फर्म भी अप्लाई होता है, सोशल एनवायरनमेंट में भी अप्लाई होता है। ये इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्ट। और इसमें सबसे अहम चीज कॉन्फिडेंशियलिटी की एक्सेप्शंस थी, जो आईकैश सबसे ज्यादा पूछता है। बाकी कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी के एक्सेप्शन पूछूंगा। बता मेरा भाई, कॉन्फिडेंशियलिटी के एक्सेप्शन आती है? अभी नहीं आ रही, थोड़ी देर बाद आएगी। एक आधी बता, धक्का स्टार्ट हो, एक आधी बता दूंगा। कॉन्फिडेंशियलिटी के एक्सेप्शन: अलाउड बाय क्लाइंट, ऑथोराइज्ड बाय क्लाइंट, रिक्वायर्ड बाय लॉ, व्हेन इट इज राइट एज राइट और ड्यूटी। अच्छा, राइट और ड्यूटी के अंदर मजीद 4 केसेस थे। चलिए ठीक है। अच्छा, इतनी डिस्कशन हमने कल कर ली थी। आज हम इसे आगे डिस्कशन लेके चलते हैं। आगे 2 फर्दर प्रिंसिपल्स हैं, प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर ये कह रहा है कि ऑडिटर ने एक दफा सीए कर लिया ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, सारी उम्र उसने कुछ भी नहीं पढ़ना, कोई चीज नहीं सीखनी। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और क्या करे? कोई नया स्टैंडर्ड रिवाइज हो, उसने नहीं पढ़ना। कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हो, काउंटिंग स्टैंडर्ड हो, लॉ हो, टैक्स हो, कहीं रिवीजन डेट चेंज हुए, नहीं, बस वो जो पहले पढ़ा हुआ है वही चलाते रहना है। क्या ऐसे ऑडिटर को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप कंपिटेंट कहेंगे? नहीं कहेंगे। जो ध्यान से काम ना करे, केयरलेसली काम करे, केयरलेसली काम करे, ड्यू केयर के साथ काम ना करे, केयरफुल होके काम ना करे, क्या वो कंपिटेंट है? क्या ड्यू केयर के साथ काम? नहीं। तो इसीलिए हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए? प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर के साथ काम करना चाहिए। कोई भी काम करे प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर के साथ काम करे। प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर का मतलब क्या है? देखिए, एक होता है किसी भी क्वालिफिकेशन को, किसी भी लेवल को अटेन करना, उस तक पहुंचना। एक होता है मेंटेन करना। कहता है प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आपने एक कंपीटेंस लेवल, एक एजुकेशन लेवल अचीव कर लिया तो काफी है, आपने उसको मेंटेन भी करना है, अपने नॉलेज एंड स्किल को। यानी एक दफा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, उसके बाद जब आप प्रोफेशन में जाएंगे, अब आपका पेपर कभी नहीं होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं आपने कभी कोई किताब ही नहीं पढ़नी। आपने अपने नॉलेज को, अपने स्किल को अटेन कर लिया, उसके बाद मेंटेन भी करना है, डेवलप करते रहना है। आईकैप इस सिलसिले में बहुत से सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करता रहता है, जिसमें जो मेंबर्स के लिए और स्टूडेंट्स को भी शायद बुलाता है, आपको भी इनविटेशन, कि आप आके उसमें जो डेवलपमेंट हुई है प्रोफेशन में उससे अवेयर हो सके। अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर कैसे अचीव कर सकते हैं हम? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने नॉलेज एंड स्किल को अटेन करना, साथ मेंटेन भी करना है। एक्ट डिलीजेंटली, ध्यान के साथ, समझदारी के साथ एक्ट करना है। किसी भी सिचुएशन में फौरी तौर पे एक्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले सारी सिचुएशन को समझ लें,
पहले सारे क्वेश्चन को, उसकी रिक्वायरमेंट को समझ लें, सारे थ्रेड को समझ लें, वैल्यूएशन कर लें, फिर सेफगार्ड की तरफ जाएं। डायरेक्टली सेफगार्ड की तरफ नहीं, एक्ट डिलीजेंटली, ध्यान से समझदारी के साथ एक्ट करना है किसी भी सिचुएशन में। ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ स्टाफ। अच्छा, अब ये ना विद इन दी फर्म बता रहा है, ये तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है ना, जो कहीं पे भी है। ये जो 2 पॉइंट्स है ये फर्म्स के लिए, कि फर्म्स को चाहिए अगर वो अपनी फर्म में प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर अचीव करना चाहते हैं तो उन्हें जिस तरह आई कैप सेमिनार करवाता है उस तरह फर्म को भी चाहिए कि अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करे, उन्हें सुपरवाइज करे, ट्रेनिंग कर। क्योंकि इसी तरह हम सीखते हैं ना, हमने जो भी चीजें सीखी है कैसे सीखी हमने, या तो आई कैप ने सिखाई किताबों में पेपर लेके, या प्रैक्टिस में हमारे जो पार्टनर्स थे, हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने सिखाई। तो कहता है ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ स्टाफ होनी चाहिए विद इन द फर्म। जितनी ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी होगी, जितनी ज्यादा सुपरविजन होगी, स्टाफ उतनी ज्यादा चीजें सीखेगा और कंपिटेंट होगा, ड्यू केयर के साथ काम किया करेगा। मेक क्लाइंट अवेयर ऑफ लिमिटेशन। क्लाइंट को बता दो कि हम जितना मर्जी कंपिटेंट हो जाएं, जितना मर्जी, हमारे काम में कुछ ना कुछ कसर रह ही जाएगी, क्योंकि इनहेरेंट लिमिट। हाँ, स्कोप लिमिटेशन क्लाइंट को बताते हैं क्यों, ताकि क्लाइंट हमें 100% कंपिटेंट ना समझ रहा हो, एक इंसान है ना, कमी बेशी हो सकती है। तो ये है प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। ये 2 पॉइंट बेसिकली आपको बता रहे हैं कि प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर है क्या, और ये पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कि आप कैसे अचीव कर सकते हैं। फिर प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या है कि हमें किसी के साथ मिले, क्लाइंट के साथ मिले, तो आपने उसके साथ प्रोफेशनली बिहेव करना है। आपने उस क्लाइंट के साथ बदतमीजी नहीं करनी, इवन सिर्फ क्लाइंट के साथ नहीं बल्कि अपने स्टाफ के साथ भी गालम गलोच नहीं करनी, किसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आना है। मैनेजमेंट अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही, मैनेजमेंट अगर किसी काउंटिंग ट्रीटमेंट में डिसएग्रीमेंट कर रही है, तो आपने उसके साथ गुथम गुथा नहीं हो जाना, लड़ाई झगड़ा करना शुरू नहीं कर देना, प्रोफेशनली बिहेव करना, कहना ठीक है सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हम आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं, या तो आप हमें कन्विंस कर दें या हम आपको कन्विंस कर देते हैं। अगर कुछ भी हम किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते, नो प्रॉब्लम, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दे देंगे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में दे दीजिएगा। यह है प्रोफेशनल बिहेवियर। लड़ाई झगड़ा क्लाइंट के साथ नहीं करना। कुछ लोग होते हैं गर्म तबीयत के, वो कर देते हैं क्लाइंट के साथ लड़ाई झगड़ा। तो अगर क्लाइंट के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, आई कैप भी आपको नहीं छोड़ेगा, फर्म वाले भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं। तो प्रोफेशनल बिहेवियर, अच्छा प्रोफेशनल बिहेवियर का मजीद यानी कहता है, प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब कहता है मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन कौन सी चीजें प्रोफेशनल बिहेवियर में है कि नहीं है, लिस्ट बना के नहीं दे सकता। मैं आपको एक असूल बता सकता हूं, क्या कि आपने हर उस एक्शन से परहेज करना है जो कि प्रोफेशन को डिसक्रेडिट करे, जिससे प्रोफेशन का नाम बदनाम हो। ठीक है, आपने ये कहा नहीं करना। और कंप्लाई विद लॉज एंड रेगुलेशन, और लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस करनी है। ठीक है जी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट घर जा रहा था, रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल रेड, उसने इशारा तोड़ दिया। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? हाँ, प्रोफेशनल बिहेवियर। सार्जेंट ने रोका, उसने कहा भाई मुझे ना रोको, तुम्हें नहीं पता मैं एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करके वापस आ रहा हूं। आपने उसका नाम बताया और फिर उसे कहा और तुम्हारी तो 20-25 हजार तनख्वाह है, तुम्हें पता है उसके सीएफओ की कितनी तनख्वाह है? 22 लाख रुपए। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया? कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। उसने पूछा अच्छा इतनी जल्दी में जा किधर रहे हैं? आपने कहा कि असल में ना उधर एक डेप्रिसिएशन का मसला है, मैं अपने घर में स्टैंडर्ड पढ़े हुए हैं जो जब स्टूडेंट था मैं तब पढ़े थे, उसमें IAS 4 देखने जा रहा हूं, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होगी? कैसे पता चला? उसको नॉलेज नहीं, नॉलेज नहीं, वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से एक केस स्टडी में हो सकता है कि सम टाइम ये एक छोटी सी केस स्टडी थी, इसमें हो सकता है एक से ज्यादा थ्रेट्स आए, एक से ज्यादा। क्या आई कैप एक केस स्टडी में एक से ज्यादा थ्रेट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। अच्छा, मैंने कहा थ्रेट, इसका मतलब प्रिंसिपल का पूरा ना होना यह भी थ्रेट है। थ्रेट हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा जो फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स है इसका पूरा ना होना यह भी थ्रेट है, ये भी थ्रेट है। आपने से पहले कभी थ्रेट पढ़ा? कहां पढ़ा? FAR2 में नहीं। आपने से पहले कभी ऑडिट में थ्रेट पढ़ा है? एक्सेप्टेंस स्टेज पे, शाबाश। उसमें बताइए कौन कौन सा थ्रेट था? एक्सेप्टेंस स्टेज में कौन सा कॉन्फिडेंशियलिटी का थ्रेट था? कॉन्फिडेंशियलिटी का थोड़ी था, उसमें था प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर और इंटेग्रिटी का था।
नहीं नहीं, उन्होंने भी ठीक बोला। उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेंस के वक्त जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो क्लाइंट से इजाजत लेते हैं, उस कंटेक्स्ट में कॉन्फिडेंशियलिटी का उन्होंने बोला। हाँ ठीक है, नहीं कोई नहीं, बच्चे को इनकरेज करना चाहिए ना, ताकि जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस ना करे। लेकिन बहरहाल एक्सेप्टेंस स्टेज पे जो थ्रेट राइज होता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर है। अच्छा बताइए, 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए, चलिए इनको याद कर लेंगे। चलिए, मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो आईकैप क्वेश्चन पूछ सकता है रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में एक्सेप्शन कॉन्फिडेंशियल या कोई भी एक या दो प्रिंसिपल्स आपको देके कह सकता है 2-2 नंबर के साथ, भाई इसको एक्सप्लेन कर दे, हैंडल कर लेंगे। अब चलते हैं, अब हमारा असल केस स्टडीज। यहां से आगे जितनी भी डिस्कशन होगी लेक्चर की, वो सारी की सारी होगी केस स्टडी बेस्ड, और जो बातें मैं आपको समझाऊं, करने के लिए जो बातें समझाऊं आपने उनको ध्यान से सुनना और समझना है। अच्छा, सबसे पहले देखिए, हम आज जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है, उसे कहते हैं, ये तो पढ़ लिया, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच का मतलब क्या है कि प्रैक्टिस में फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करते हुए कभी भी आपके सामने कोई थ्रेट आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें थ्रेट क्रिएट हो रहा है, आपने उसको हैंडल कैसे करना है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच क्या बता रही है कि प्रैक्टिस में कभी भी हमारे सामने अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें एक या एक से ज्यादा थ्रेट्स क्रिएट हो रहे हों, आपने उसे हैंडल कैसे करना है, आपने क्या कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना है उस सिचुएशन में। ठीक है, ये कंसेप्चुअल अप्रोच क्या कहती है, सिखाती है हमें। कंसेप्चुअल अप्रोच क्या सिखाती है? कंसेप्चुअल अप्रोच कि जब कभी प्रैक्टिस में हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें थ्रेट क्रिएट होता हो, हमने उसे हैंडल कैसे करना है। कहता है 3 स्टेप्स में हैंडल होगी, कोई भी दुनिया का कोई भी थ्रेट 3 स्टेप्स में हैंडल होगा। आपने 3 काम करने हैं, 1 2 3। सबसे पहले आइडेंटिफाई थ्रेट्स, उस सिचुएशन में जो भी थ्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन सा थ्रेट नंबर 1 के थ्रेट नंबर 2 के दोनों। इवेल्युएट थ्रेट को इवेल्युएट करना है। जैसे हम नॉर्मल ऑडिट में, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में नहीं करते थे कि मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो, फिर देखो मटेरियल है कि नहीं, फिर उसके बाद अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करो। इसी तरह तकरीबन यही अप्रोच फॉलो कर रहा है वो, कि पहले देखो किसी भी, जैसे हम ऑडिट रिपोर्ट में पहले किसी भी सेशन में देखते थे कि इसमें मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, और कभी एक होती थी, कभी 2 भी हो जाती थी मिस स्टेटमेंट, याद है नहीं याद? एक सिचुएशन में बाज़ का 2 मिस स्टेटमेंट भी हो जाती थी, तो हम उसको क्या करते थे, मटेरियल के परवेसिव नहीं सीख पाएंगे। एक ही सिचुएशन के अंदर कह रहा हूं, हम देखते थे अमाउंट्स गिवन है कि नहीं गिवन। अगर अमाउंट्स गिवन है तो अमाउंट्स की बेस पे डिसीजन करते थे, और अमाउंट्स नहीं गिवन तो फिर परवेसिव कहते थे उनको। आइडेंटिफाई, उसी तरह जैसे वहां पे था आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन के अंदर इवेल्युएट यानी देखो मटेरियल के परवेसिव, और फिर कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई थ्रेट, इवेल्युएट थ्रेट, एड्रेस थ्रेट। आपने एग्जाम में जितने भी कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन करेंगे उनको 3 स्टेप्स में करेंगे, उनकी 3 हेडिंग्स बनेंगी, एक थ्रेट की, एक वैल्यूएशन ऑफ सिग्निफिकेंस के थ्रेट हाईली सिग्निफिकेंट है कि लो से, ठीक है, और तीसरा एड्रेस है। मुझे बताइए एग्जाम में आपके कोड ऑफ एथिक्स की जितनी भी केस स्टडीज आएंगी, वॉल्यूम 2 में जितने भी केस स्टडीज के कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। किस 3 हिस्सों में? आइडेंटिफाई थ्रेट, वैल्यूएट थ्रेट, एड्रेस थ्रेट। आइडेंटिफाई थ्रेट का मतलब क्या है कि जो 5 थ्रेट्स हैं उनमें से इस सिचुएशन में कौन सा है। अच्छा आप सुनेगा, इस सिचुएशन में कौन सा आएगा या कौन सा आएगा। हिडन मैसेज क्या दे रहा हूं आपको कि एक सिचुएशन में हो सकता है एक से ज्यादा थ्रेट भी हो। स्टूडेंट कहने लगा सर मेरी जिंदगी आसान कर दी आपने, क्या मुझे अब सिर्फ 5 थ्रेट बता दें वो कौन कौन से हैं।
5 थ्रेट बता दे। हाँ मैंने कहा ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। उसने कहा सर मैंने आपके वॉल्यूम 2 की सारी केस स्टडीज जो है ना और ICAP के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 1/3 कर लिए। मैंने कहा कैसे? कहने लगा मैंने हर केस स्टडी के थ्रेट्स मुझे पता चल गए, तो मैं हर केस स्टडी में 33% मार्क्स ले सकता हूं। तो वो कहता है सर कोई भी थ्रेट आएगा ना, अब आपने मुकरना नहीं है, आपने कहा था कि ज्यादा लिखने से कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा भी हुआ है टू बी ऑन सेफ साइड, एक आधा पॉइंट ज्यादा लिख दें। मैंने कहा सर कोई भी क्वेश्चन आया क्या करूंगा, 5 के 5 छाप दूंगा, 5 के 5 छाप दूं, और कोई ना भी तो ठीक। आपने खुद मुकरना नहीं, आपने खुद कहा है एक्स्ट्रा लिखने से कोई मसला नहीं होता। मैंने कहा ये ऐसे है तो फिर तो हमारी रिपोर्ट की केस स्टडी भी सॉल्व हो गई। हम तो हर केस स्टडी में यही कह देंगे अनमोडिफाइड ओपिनियन या क्वालिफाइड ओपिनियन या हेडवर्ड, कोई तो ठीक होगा, कोई तो ठीक होगा, कोई तो ठीक। और अल्लाह करे आप कभी बीमार हो, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर सारी की सारी दवाइयां दे दे आपको, ये कोई तो काम करेगी, कोई तो काम करेगी भाई। खा लेंगे सारी दवाइयां, डॉक्टर को एक लगा के निकल आएंगे ना। उसी तरह अगर हर सिचुएशन में आपने सारे थ्रेट फिट कर दिए, सारे थ्रेड फिट कर दिए, 2 ठीक है 3 इररेलेवेंट है, बताइए क्या मार्क्स देगा? नहीं देगा। तो केस स्टडी का पहला असूल लिख लें कि किसी भी कोई एक सफा बना ले, कोई पहला कोई किसी एक, क्योंकि आगे भी हो सकता है 5, 7, 8, 10 और असूल बताऊं आपको। हाँ तो कोई बात नहीं, लिखने दें। पेज 78 पे लिख लो, जगह मिल गई भाई को, पेज 78 पे जगह मिल गई। पहली चीज, हर केस स्टडी के 3 पार्ट्स होंगे। कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी के 3 पार्ट्स हैं, ये कंसेप्चुअल अप्रोच ने हमें बताया। पहला आइडेंटिफाई थ्रेट, दूसरा इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट, तीसरा एड्रेस थ्रेट। आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट, एड्रेस थ्रेट, ठीक है। इवैल्यूएट के साथ सिग्निफिकेंस भी लिख दें। इवैल्यूएट क्या सिग्निफिकेंस मतलब ये होता है छोटा के बड़ा थ्रेट। हर केस स्टडी के 3 पार्ट्स होंगे, आइडेंटिफाई थ्रेट, इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंट थ्रेट और एड्रेस थ्रेट। अब आपने गलती क्या करनी है, केस स्टडी में कहेगा आइडेंटिफाई एंड एड्रेस थ्रेट, आपने सिग्निफिकेंस को नहीं लिखना, आपने कहना सर रिक्वायरमेंट में कह रहा था। कहे ना कहे, देखिए रिपोर्ट के क्वेश्चंस में वो हमें इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट कहता है, मटेरियलिटी की कैलकुलेशन करने को तो नहीं कहता, कि रिक्वायरमेंट में कहता है, लेकिन हम उसे करके दिखाते हैं ना, क्योंकि वो हमारी वर्किंग का हिस्सा होती है। उसी तरह जो हमारे जो सेफगार्ड्स है ना, जो सेफगार्ड, जो कोर्स ऑफ एक्शन, वो डिपेंड कर रहा था थ्रेट के ऊपर भी, थ्रेट के साथ सिग्निफिकेंस पे भी डिपेंड कर रहा होता है, थ्रेट के साथ सिग्निफिकेंस पे भी डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो पहली चीज क्या सिखाई आपको? आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट थ्रेट। अब आगे सुने, आगे लिखें, उर्दू में लिख लें जैसे मर्जी। एक सिचुएशन में, सिचुएशन लिखना है, एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट हो सकते हैं, एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट हो सकते हैं। हमने सिर्फ रेलिवेंट थ्रेट लिखने हैं, हमने रेलिवेंट, यानी रेलिवेंट थ्रेट अगर उस सिचुएशन में 1 है 1 लिखेंगे, 2 है 2 लिखेंगे, 3 है 3 लिखेंगे, अलग अलग करके पहले लिखेंगे थ्रेट 1, फिर उसके आगे जगह छोड़ के थ्रेट 2 लिखेंगे। हाँ हर थ्रेट, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना। आपकी सिर्फ 3 हेडिंग बनेगी केस स्टडी की, आइडेंटिटी, थ्रेट्स, इवैल्यूएशन और सेफगार्ड या कोर्स ऑफ एक्शन, बस अभी सिर्फ इलाज तक। और मैंने आपको बताया आपने रेलिवेंट थ्रेट लिखने हैं। आप जो अक्सर गलती एग्जामिनर कमेंट्स में कहता करते हैं ना, वो थ्रेट्स की रेलिवेंस आगे पीछे कर देते हैं। उस सिचुएशन में थ्रेट कोई और आना चाहिए, लिखा कोई और होता है, ठीक है, लिखा कोई और। अच्छा एक चीज और वो बता आपको भी देता हूं, लेकिन अप्लाई आपने उस सूरत, आपको पता है जजमेंट का असूल क्या है? ये जरा गौर से बात सुनिएगा, क्योंकि ये सारे का सारा केस स्टडी बेस्ड है, तो इसमें टिप्स ही काम आएगी आपकी, या जो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन होगी वो। जजमेंट का असूल ये है कि जजमेंट हमेशा उस वक्त अप्लाई की जाती है जब स्पेसिफिक गाइडेंस अवेलेबल ना हो। अगर स्टैंडर्ड ने हमें बता दिया ना कि इस चीज में ये काम करना है, वहां पे जजमेंट अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, जिस सिचुएशन को स्टैंडर्ड ने डिस्कस ही नहीं किया वहां पे जजमेंट अप्लाई करेंगे। मे भी आपको पता है हर टॉपिक में लेस देन 5% चांस होता है कि वो ऐसा क्वेश्चन दे दे जो उसने पहले कभी नहीं दिया हुआ।
ठीक है। और पूरे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर क्वेश्चन ही आई कैप के पेपर में ऐसा आएगा। आई कैप ने एक आधे चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन देना होता है हर टाइम में, लेकिन हमने उसको भी मिस नहीं करना। अगर एग्जाम में फर्स्ट कीजिए जो अभी सारा कुछ आगे हम पढ़ने लगे हैं, पढ़ेंगे हम सारा, इंशाल्लाह इसी में से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, इंशाल्लाह इसी में से होगा, तकरीबन कंफर्म है। फिर भी फर्ज कीजिए कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमने नहीं पढ़ी, तो आप उसमें अपनी जजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट लिख ले, यूज जजमेंट इन अनसीन क्वेश्चन। सीन क्वेश्चन पे जजमेंट अप्लाई नहीं करनी, यूज जजमेंट इन अनसीन क्वेश्चन। अच्छा, लॉ में और कोड ऑफ एथिक्स में एक फर्क ये भी है, आपको बताया था ना कि एक फर्क तो क्या है, एक फर्क क्या बताया था लॉ में और कोड ऑफ, सबसे बड़ा फर्क कोई एक फर्क बता दे लॉ में और एथिकल रिक्वायरमेंट्स में फर्क। लीगल रिक्वायरमेंट सिर्फ पार्टनर्स पे अप्लाई होती हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट सारी की सारी टीम पे अप्लाई होती हैं। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंस और भी है जो प्रैक्टिकली भी है थोड़ा सा, कि लीगल रिक्वायरमेंट हम एज इट इज अप्लाई करते हैं, उनमें अपनी जजमेंट अप्लाई नहीं करते। लॉ में आपको मना किया था, आपने कहा सर माइनर सन के पास शेयर्स हों, ठीक है, होने चाहिए डिस्पोज। मेजर के पास भी तो मसला हो सकता है, वो भी तो डिस्पोज होने चाहिए। तो मैंने कहा था अपनी जजमेंट नहीं, लॉ ने नहीं लिखा हुआ तो नहीं चलेगा। तो सिस्टर के पास शेयर्स हैं, स्पाउस के पास और डिस्पोज के पास शेयर, फिर भी तो इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो सकती है। तो क्या बताया, लॉ ने जो कहा है वैसे ही करना है, अपनी जजमेंट अप्लाई। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में आपको इजाजत है, लॉ में इजाजत नहीं थी जजमेंट अप्लाई, कोड ऑफ एथिक्स में इजाजत है, आप अपनी जजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किस सिचुएशन में, अनसीन क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए हमने कहा अगर स्पाउस क्लाइंट में डायरेक्टर हो, स्पाउस क्लाइंट में डायरेक्टर हो तो इससे फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज होता है। फर्ज कीजिए आपको ये सिखाया, अभी सिखाया नहीं है लेकिन फर्ज कीजिए सिखाया, ये सिखा दिया, केस स्टडी भी करवा दी। केस स्टडी आई कैप में गए, उधर आ गया फादर क्लाइंट में डायरेक्टर है। अगर लॉ कर रहे होते ना तो मैं आपसे कहता भाई ये सिचुएशन डिस्कस नहीं हुई, इसको छोड़, कोई प्रॉब्लम। लेकिन एथिक्स का क्वेश्चन है, कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है, कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन सारी टीम पे अप्लाई होता है, तो यहां पे आप अपनी जजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। बताइए जजमेंट की बेस पे क्या यहां पे भी थ्रेट राइज हो रहा है कि नहीं, तो लिख दे कौन सा थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट। क्लियर हुई है बात। चलिए, तो मैंने आपको दो चीजें सिखाई हैं, एक तो ये कि कोड ऑफ एथिक्स का हर क्वेश्चन 3 स्टेप्स में होएगा। पहला आइडेंटिफाई थ्रेट, इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस और एड्रेस थ्रेट, और दूसरा मैंने आपको बताया कि थ्रेट्स रेलिवेंट लिखने हैं, थ्रेट्स रेलिवेंट लिखने हैं। असल में सेफगार्ड भी रेलिवेंट होते हैं, लेकिन मैं सेफगार्ड पे जोर नहीं दे रहा, क्योंकि एग्जामिनर कमेंट कहते हैं और मेरा एक्सपीरियंस में ये है कि स्टूडेंट थ्रेट को मिक्स करते हैं। सेफगार्ड उन्हें पता होते हैं सर ये कॉमन सेंस कह रही है, यही सेफगार्ड होने चाहिए, तो आपने थ्रेट को मिक्स नहीं करना। एक सिचुएशन में ज्यादा थ्रेट आ सकते हैं, मिक्स नहीं करना। और तीसरी चीज आपको क्या सिखाई कि इसमें अपनी जजमेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किस केस में, अनसीन क्वेश्चन वाले केस में। चलिए अब हम थ्रेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, अटेंटिव। अब आपने समझना है थ्रेट्स हैं 5, प्रिंसिपल्स भी 5 हैं, थ्रेट्स भी 5 हैं, थ्रेट्स भी 5 हैं। कौन कौन से थ्रेट हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। कौन कौन से, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। एग्जाम में आ गया लिस्ट डाउन 5 थ्रेट्स, स्टूडेंट ने लिखे थ्रेट्स और फेल हो गया, आपने बताना फेल क्यों हुआ। मैं बता रहा हूं स्टूडेंट ने क्या लिखे। स्टूडेंट ने लिखे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ इंटिमिडेशन थ्रेट, सेल्फ एडवोकेसी थ्रेट के साथ सेल्फ। तो आपने ये फीड नहीं करना है। उनकी आदत होती है, कहते सर कोई कॉमन सी चीज आ जाए ना हर जगह फीड कर दें, कोई ऐसे पॉइंट फैक्टर्स बता दे जो हर जगह कॉमन हो, याद कर ले, नहीं कर, जो नाम जैसा है वही। अब सुनिए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है, जरा समझिए पहले। कहता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है व्हेन ए टीम मेंबर, अच्छा यहां पे आपने नोट किया लॉ वर्ड यूज करता था ऑडिटर, ठीक है, यहां पार्टनर, ये क्या टीम है, टीम मेंबर समझा, कोई भी टीम है। व्हेन ए टीम मेंबर विल बी इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंस होगा, इसमें जोर इन्फ्लुएंस के ऊपर नहीं है, वो तो हर एक थ्रेट में उसको इन्फ्लुएंस किया जाएगा किसी ना किसी तरीके से। यहां पे जोर इस चीज के ऊपर है फोकस कि इन्फ्लुएंस किस तरीके से किया जा रहा है। व्हेन ए टीम मेंबर विल बी इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल, जब पैसों का मसला हो, पैसों का मामला हो, तो जब टीम मेंबर को कोई पैसों का लालच दिया जाए तो उस वक्त जो थ्रेट आएगा उसे क्या कहेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट क्या है,
When a team member will be too sympathetic to client, क्लाइंट के साथ बहुत हमदर्द बन जाएगा, नरम दिली से पेश आएगा, शफकत से पेश आएगा, शफकत से पेश, तो किस वजह से? असल कंसेप्ट टू सिंपैथेटिक पे नहीं है, किस वजह से वो टू सिंपैथेटिक हो रहा है, किस वजह से नरम दिल हो रहा है? बिकॉज ऑफ लॉन्ग और क्लोज रिलेशनशिप से, किसी रिलेशनशिप की वजह से, कोई फैमिली रिलेशनशिप, कोई पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। फेमिलियरिटी थ्रेट, तो क्या थ्रेट राइज होगा? फेमिलियरिटी थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट किस वजह से? फेमिलियरिटी थ्रेट किस वजह से? हाँ, कोई हमारा दोस्त है, हमारा कजन है, हमारे ताया अबू क्लाइंट पे काम कर रहे हैं। सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब क्या है कि टीम मेंबर विल नॉट अप्रोप्रिएटली वैल्यूएट, टीम मेंबर सही तरीके से वैल्यूएट नहीं करेगा क्या काम, कौन सा काम? हिज वर्क और हिज फर्म्स वर्क, वो काम जो उसने खुद किया है या उसकी फर्म में किसी और ने किया है, कि फर्म में किसी और ने किया है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बिग फोर में आर्टिकल्स का एक दो फायदे होते हैं, दो तीन फायदे होते हैं। उनमें से एक फायदा ये होता है, उनमें से एक फायदा ये होता है कि चूंकि वो बड़ी फर्म्स होती हैं, उसमें जाहिर है स्टूडेंट भी ज्यादा होते हैं, तो जिस जगह पे भी चले जाएं ना, कोई ना, जिस कंपनी में भी चले जाएं, और कोई ना कोई बंदा बैठा होता है अपना, तो लोग एक दूसरे का ध्यान रख, नेचुरल होता है ना। आपको अगर अभी आप शायद 15 साल हो जाए, 10 साल हो गए हो, आप अपने किसी स्कूल के दोस्त से ना मिले हो, 10 साल बाद भी उससे मिलेंगे ना, आपके जहन में आएगा, एक एफिलिएशन बन जाती है, यार स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैंने अपना काम किया और मैं उसको खुद ही चेक कर रहा हूं, ये तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, लेकिन मेरी फर्म में किसी और बंदे ने काम किया, तो ये भी है, ये भी सर। क्या मैं लोगों के सामने जाके कहूंगा ये देखो ये हमारी फर्म का दूसरा बंदा था, इसने सही काम नहीं किया? ये अपना काम खुद चेक करने में सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या है? आपने टेस्ट नहीं दिया होगा, कंफर्म में नहीं दिया होगा पिछला टेस्ट। अगर फर्ज कीजिए टेस्ट दिया होता और मैं आपसे कहता ये ले अपना टेस्ट चेक करें, कोई गलती नजर आती? या तो गलती नजर ही नहीं आती, क्या अगर आती भी तो किसी को बताते ना। अगर सर खींच के नंबर लगाए हैं मैंने, 65 मार्क्स आ रहे हैं, 65 यह है पेपर के बाद, और रिजल्ट के बाद सर ये 23 पता नहीं क्यों आए, खींच के 65 लगाए। ये किस वजह से प्रॉब्लम आती है? सिर्फ एक रीजन, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कि इंसान जब अपनी परफॉर्मेंस को खुद चेक कर रहा होता है, उससे अपनी गलतियां नजर नहीं आते। इसी तरह फर्म का काम भी गलतियां नजर नहीं आएंगे, ठीक है। फर्म के अगर फर्म में दूसरे किसी, हाँ अगर किसी और फर्म का काम होगा ना, तो दबा के गलतियां निकालेंगे। तो इंसान कोशिश करता है अपने काम में या अपनी फर्म के काम में गलती हो उसको छुपा ले। ये है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्लियर हो गया? सेल्फ, तो 3 थ्रेट हो गए, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अब है इंटिमिडेशन थ्रेट। ऑडिट बोर्ड असाइनमेंट की है, खड़े हो जा, बैठ जा, खड़े हो जा, बैठ जा। नहीं बैठना था, अभी थोड़ी कहा था। ये अच्छा, ये भाईजान, हाँ ये है इंटिमिडेशन थ्रेट। जब आप किसी को डराते धमकाते हैं, ये भाईजान तो वैसे मेरी इज्जत में खड़े हो रहे होंगे, बैठे होंगे, लेकिन अगर मेरी इज्जत ना भी करते तो ये फिर भी उठक बैठक जरूर करते। ये है इंटिमिडेशन थ्रेट। क्लाइंट क्या कहता है? क्लाइंट कहता है जो ऑडिटर प्यार से ना माने उसे डंडे से मना लेते हैं, धमकी दे के। इंटिमिडेशन थ्रेट। हमारे और क्लाइंट के दरमियान में जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो होना चाहिए न्यूट्रल। नहीं सही कह रहा हूं, न्यूट्रल होना चाहिए। अगर ये रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो ये है फेमिलियरिटी थ्रेट, और अगर ये रिलेशनशिप नेगेटिव है, लड़ाई झगड़े वाला है, तो फिर इंटिमिडेशन थ्रेट। एक केस स्टडी में उसने कहा, ऑडिटर ने मैनेजमेंट से कहा सर हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करने जा रहे हैं।
ऑडिटर ने मैनेजमेंट से कहा क्वालिफाइड, मैनेजमेंट ने कहा खबरदार अगर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया ना नेक्स्ट एजीएम में आपको रिमूव कर देंगे, आपकी जगह पे किसी और को रिअपॉइंट कर लेंगे। कौन सा थ्रेट राइज हो रहा है? इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक है, इंटिमिडेशन थ्रेट क्लियर हो गया। तो कितने थ्रेट हुए टोटल? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट किस वजह से है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट, और फेमिलियरिटी थ्रेट, और सेल्फ रिव्यू थ्रेट, अपना काम खुद से करना, और इंटिमिडेशन धमकी देना। एडवोकेसी थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट जब ऑडिटर ना रहे एडवोकेट बन जाए, इसे कहते हैं एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेट कौन है? वकील। वकील मरता मर जाता है अपने क्लाइंट को, चाहे उसने 100 कत्ल भी किए हों, कोर्ट में जाके जज के सामने ये कभी नहीं कहेगा सर यही मुजरिम है, कभी नहीं, हमेशा उसको डिफेंड करेगा। तो जब अपना मौकफ कंप्रोमाइज कर देगा वकील, अपना न्यूट्रल जो पॉइंट ऑफ व्यू कंप्रोमाइज कर देगा, और अपने क्लाइंट यानी उस मुजरिम का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करेगा सबके सामने। अगर हम क्लाइंट के ऑडिटर हैं, सोचिएगा जरा, क्लाइंट के ऑडिटर, क्लाइंट कहता है सर जी आप माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सी कंपनी बड़े बड़े लोगों से, इन्वेस्टर से आपका मिलना जुलना है, हम शेयर इशू करने जा रहे हैं, इन्वेस्टर कोई नहीं मिल रहा, कोई इन्वेस्टर तो ढूंढ दें। हम क्या करें, हमने उसके प्रॉस्पेक्टस फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके बड़े बड़े 2-4 इन्वेस्टर से मुलाकात की, हमने कहा देखिए सर बेहतरीन मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, इस कंपनी के प्रॉफिट देखिएगा अगले 1-2 सालों में वो ऊपर जाते हैं, हाँ शूट अप कर जाएंगे। हम अगर अपना ये अब हालांकि हमें एज न्यूट्रल एज इंडिपेंडेंट पर्सन क्लाइंट का पॉइंट ऑफ प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी है। लेकिन हम अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू कंप्रोमाइज करके क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू प्रमोट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के सामने। किसके सामने? ये थर्ड पार्टी यहां पे अहम है, थर्ड पार्टी। तो इसका मतलब है हम क्लाइंट के एडवोकेट बन गए ना, क्लाइंट के वकील बन गए। ऑडिटर को जज की तरह काम करना चाहिए जो दोनों पार्टी से इंडिपेंडेंट होता है, कि वकील जज की तरह। यहां जज से मुराद लाहौर हाई कोर्ट का जज नहीं है, ये गोरे वाला जज, गोरे वाला जज। तो यहाँ पे नहीं लाहौर नहीं सर, लाहौर हाई कोर्ट के जज भी नहीं, मैं मिसाल उनकी तरह, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है। भाई जज तो हर मुल्क में होता है ना, मेरी मर्जी, मैं जिस मर्जी मुल्क की मिसाल दूं, मेरी मिसाल मेरी मर्जी। हाँ मैं इसलिए मुझे भी बाद में एहसास हो गया मुझे, ना 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 नहीं, लाहौर हाई कोर्ट जैसे जज तो माशाल्लाह ईमानदार, शरीफ, जिम्मेदार, माशाल्लाह। हाँ जी, ऐसे नहीं, हमारी अदलिया टॉप 200 में है। चलें आगे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। भाई मुझे गायब ना करवा देना है, मुझे लेक्चर भूल गया, मुझे सच में टेंशन लग गई। टीम मेंबर विल प्रमोट क्लाइंट्स पोजीशन टू थर्ड पार्टी। थर्ड भाई ये समझ आ गया ना, टीम मेंबर विल प्रमोट क्लाइंट पोजीशन टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को प्रमोट करेगा। अच्छा अब 5 थ्रेट हो गए, अब दोबारा से वापस आते हैं, क्योंकि एक चीज तो मैं भूल गया। आप उसे सर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब एग्जांपल के साथ, एग्जांपल्स के आपने सिर्फ ये देखना है, बताना है कि इसमें जो थ्रेट में एग्जांपल में है वो क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ एग्जांपल्स में आपको लगेगा सर इसके साथ साथ एक दूसरा थ्रेट भी क्रिएट हो रहा है, अभी आपने नहीं बताना, क्योंकि हमें पता है हमारा रूल है कि केस स्टडी में, कुछ केस स्टडी में एक ही थ्रेड क्रिएट होता है, कुछ केस स्टडी में एक से ज्यादा थ्रेड भी क्रिएट हो सकते हैं। अभी आपने सिर्फ एक जिसकी होल्डिंग शेयर, होल्डिंग शेयर। अगर हमारा क्लाइंट, अगर हमारा ऑडिटर पार्टनर के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, डिस्क्वालिफाइड। 5 दफा तो कम से कम जरूर कह दिया मैंने, ज्यादा 15 दफा क्या कहा, 15 दफा बोला कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। पॉइंट हो सकता है अगर एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे, विद इन 90 डेज डिस्क्लोज करे, फिटे मुंह आपका भी। क्योंकि ये तो बाद की बात थी, जो 15 दफा मैंने 5 दफा ये कहा हुआ है ना, वो ये चीज कही हुई है एग्जाम में आपने देखना है रिक्वायरमेंट को, रिक्वायरमेंट पढ़ा कोड ऑफ एथिक्स ना और बता कंपनी सेट कर रहा है लीगल है, ये एग्जाम में भी इसी तरह फिर आके कहेगा खींच के सर पे 65 नंबर लगाए हैं, खींच के। और भाई वो लीगल रिक्वायरमेंट्स में था, ये कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, इसमें एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज विद इन 90 डेज डिस्पोज वाली बात नहीं करनी। कौन सी बात करनी है? थ्रेट की बात करनी है, सेफगार्ड की बात करनी है।
इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट की बात करें, कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन में किसकी क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड की बात नहीं करनी, 90 डेज डिस्पो बात नहीं करनी, कोड ऑफ एथिक्स में कौन सी बात करनी है, थ्रेट्स की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें, सेफगार्ड की बात करें। कोड ऑफ एथिक्स में कौन सी बात करनी है, थ्रेट्स की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें, सेफगार्ड्स की बात करें। एक रिक्वायरमेंट में स्टूडेंट आ गया, कहने लगा सर जी उसने तो आपने कहा था रिक्वायरमेंट में कहेगा लीगल के एथिकल, उसने नहीं दिया रिक्वायरमेंट में। रिक्वायरमेंट पढ़ी, लिखा हुआ था आइडेंटिफाई थ्रेट्स, इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस एंड रिकमेंड सेफगार्ड्स। कोड ऑफ एथिक्स का लफ्ज नहीं लिखा हुआ था। तो भाई थ्रेट सेफगार्ड डिस्कस कोड ऑफ एथिक्स में तो डिस्कस हुए हैं, तो ये खास तौर पे लिखा होना जरूरी नहीं है। इशारा दे दिया उसने, ये थ्रेट्स कहां डिस्कस हुए हैं, कोड ऑफ एथिक्स में। सिग्निफिकेंस कहां डिस्कस हुई है, कोड ऑफ एथिक्स। सेफगार्ड कहां डिस्कस हुए हैं, कोड ऑफ एथिक्स में। अगले टर्न में फिर आ गया, कहेगा सर इस दफा फिर नहीं उसने बताया कि कंपनी साइड का। मैंने कहा अब क्या रिक्वायरमेंट लिखा हुआ था, कमेंट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। कमेंट, हाँ किस लफ्ज से पता चला हमने स्टैट्यूटरी के ऑडिटर से। तो अगर कभी क्लियरली ना भी लिखे ना, लेकिन स्टैट्यूटरी का वर्ड लिख दिया, लेकिन थ्रेट्स का सेफगार्ड का, तो इसका मतलब है जो जहां डिस्कस हुआ। स्टैट्यूटरी का मतलब लॉ, थ्रेट सेफगार्ड का मतलब कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स। आगे चलते हैं। हाँ, होल्डिंग शेयर समझ आ गया। होल्डिंग अगर हम, हाँ अब बताएं, अगर पार्टनर, कोड ऑफ एथिक्स में क्वेश्चन पूछा, पार्टनर के स्पाउस के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, तो क्या करना है, थ्रेड। हाँ, पार्टनर के पास अगर शेयर्स हैं तो कर दे। अच्छा वैसे जिस बात से मना करें ना, नहीं चलना। अच्छा तो होल्डिंग, भाई होल्डिंग शेयर समझ आ गया। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी में वो पार्टनर के पास भी शेयर होल्डिंग करवा सकता है, किसी टीम मेंबर, मैनेजर वगैरह के पास भी शेयर होल्डिंग करवा, इवन रिलेटिव्स के पास। समटाइम्स क्वेश्चन में कहता है मैनेजर के फादर के पास शेयर्स हैं, तो याद रखें ये कोड ऑफ एथिक्स ना सिर्फ टीम पे बल्कि टीम के रिलेटिव्स पे भी अप्लाई होता है। लीगल रिक्वायरमेंट्स भी कुछ पार्टनर के साथ साथ उसके रिलेटिव्स पे अप्लाई होते थे यार, हाँ पार्टनर के साथ उसी तरह, लेकिन वो कुछ जगह पे अप्लाई होते थे, कुछ जगह पे नहीं होते थे। कोड ऑफ एथिक्स याद रखें ये सारे का सारा, ये सारी की सारी टीम पे अप्लाई होता है और टीम के साथ साथ उनके रिश्तेदारों पे भी अप्लाई होता है। तो असल में जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे ना, तो उसने लिखा होगा इफ एन एंगेजमेंट टीम मेंबर आर एनी ऑफ हिज रिलेटिव होल्ड्स अ शेयर इन एन ऑडिट क्लाइंट, इट क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो इसमें आपने नोट किया कि उसमें सिर्फ टीम मेंबर नहीं बल्कि रिलेटिव्स को भी कवर किया है। इफ एनी टीम मेंबर आर एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स होल्ड्स अ शेयर्स इन क्लाइंट, इन ऑडिट क्लाइंट, इट क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। भाई बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। अच्छा आगे चलते हैं। क्लाइंट से लोन लिया हो, क्लाइंट से लोन लिया हो, क्लाइंट से 3 मिलियन का लोन लिया पार्टनर ने, 3 मिलियन का, तो ये कौन सा थ्रेट क्रिएट हुआ। अच्छा आपने नोट किया होगा कि लॉ ने कहा था अगर ऑडिटर ने लोन लिया हो ना तो फिर डिस्क्वालिफाई, लॉ ने ये कहा था। यहां पे लोन से मुराद दोनों है, ऑडिटर ने लोन लिया हो वो भी कवर होता है, और अगर क्लाइंट ने लोन लिया हो ऑडिटर से वो भी कवर होगा यहाँ पे। क्योंकि मैंने आपको बताया था जहां पे लॉ कोई खाना खाली छोड़ देता है ना, वहां पे कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट कवर कर लेती है उसको। लोन क्लियर हो गया। फीस, फीस अच्छा आपको बताया था फीस लॉ में डिस्कस नहीं, लॉ कहता है फीस की वजह से कोई इशू नहीं है, लॉ को फीस की वजह से कोई प्रॉब्लम, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में फीस डिस्कस होती है। तो फीस का इशू जहां भी आ जाए समझ लग जाए आपको कि कोड ऑफ एथिक्स है। तो फीस है तो कौन सा थ्रेट राइज होगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अच्छा अब इसमें फीस की 3-4 टाइप्स है, 3-4 तरह के इश्यूज है। एक इशू लेस फी, क्या ऑडिटर क्या करना चाहिए, क्या ऑडिटर को पिछले साल के ऑडिटर से कम फीस चार्ज करनी चाहिए, ये एक इशू है, करेंगे। ओवरड्यू फीस, अगर क्लाइंट ने 2 साल हो गए फीस ही पे नहीं की, क्या हमें नेक्स्ट टर्म के लिए एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये यहां पे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं क्वेश्चन आपके सामने, अभी जवाब नहीं दे रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूं, इसमें डिस्कस क्या होगा। ये ओवरड्यू फीस है, ये लेस फी
ठीक है। हाँ, लेस फीस का टेक्निकल नाम है अंडर कटिंग। पिछले साल के आइटम से कम फीस चार्ज करना, इसे कहते हैं अंडर कटिंग। ओवरड्यू फीस का मतलब क्या है कि 1-2 साल हो गए, क्लाइंट ने ऑडिट फीस अदा नहीं की, क्या हमें अब अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? इसका एक हिंट आपको दूं, एक्सेप्टेंस स्टेज पे हमने पढ़ा था। अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर की फीस का मसला है तो जब तक पे नहीं करेगा वो ओवरड्यू फीस ही है, समझे। कंटिंजेंट फी, क्या ऑडिटर की फीस फिक्स होनी चाहिए या कंटिंजेंट? क्या आपके टीचर को आपसे जब फीस लेनी चाहिए तो पूरे कोर्स की फीस, भाई 100 लेक्चर्स होंगे तकरीबन कमोबेश और फीस होगी 25,000, ये एग्री कर लेना चाहिए कि इस तरीके से एग्री करना चाहिए, भाई आके पढ़ो, अगर पास हो गए तो फीस होगी 50,000, फेल हो गए तो कुछ भी ना देना, यानी मैं भूखा मर जाऊं, यही चाहते हैं आप? यही मना किया उसने, ये अगर फीस को लिंक कर दिया जाए किसी चीज के साथ, इसे कहते हैं कंटिंजेंट फी। क्या कंटिंजेंट फी चार्ज करनी चाहिए? जैसे क्लाइंट आके कहे सर फीस कितनी, उसने कहा सर जितना प्रॉफिट 10% आपकी फीस, कंटिंजेंट फी तो एक्सेप्ट कर लें? नहीं करें फिर तो ऑडिटर खुद चाहेगा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा, वो इंडिपेंडेंट थोड़े रहेगा। फिर जो एडजस्टमेंट प्रॉफिट को कम करने वाली होंगी, ऑडिटर्स को कहेगा इग्नोर करो, जो प्रॉफिट को ज्यादा करने वाली होगी क्या फौरी रिकॉर्ड करो, इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा ना। ये कंटिंजेंट फी समझ आ गया? कंटिंजेंट फी। ओवरड्यू फी समझ आ गया? ओवरड्यू फीस। और ये इसको क्या नाम दिया था? अंडर कटिंग। रेफरल फी क्या है? रेफरल फी क्या है? थर्ड पर्सन को क्लाइंट रेफर करना। ये भाईजान का ग्राई आया, कहा यार लाहौर का कोई अच्छा सीए का कॉलेज बताओ, उन्होंने कहा बेफिक्र रहो, इधर आओ मैं तुम्हें लेके जाता हूँ एक जगह पे। भाईजान एक जगह पे ले, चलो मेरे पास ले आओ मेरे पास, सारी गंदी मसाले मेरे पे फिट कर दो। मेरे पास ले आया, मैंने कहा अच्छा किया मेरे पास लेके आए, अब ऐसा करो, उससे तो फीस ले ली मैंने 20,000 और उसमें से 2,000 इसको दे दिया। अब जो मैंने इसको दे दिया ना 2,000, ये है रेफरल फी, कि इसने मेरे पास क्लाइंट को रेफर किया और मैंने इसके बदले में उसे फीस या कमीशन दिया, इसे रेफरल कमीशन भी कहते हैं। ये रेफरल फी है। इसमें क्या एथिकल इशू है बता? इसमें चांस है कि ये अपने पैसे रिकवर करवाने के चक्कर में कोई गलत फैसला करवा दे, उनको गलत गाइड कर दे, क्योंकि उनका अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है। तो रेफरल फी में कौन सा थ्रेड राइज हुआ? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। तो ये फीस के आगे 4 सिचुएशन समझ आ गई। लेस फी चार्ज करना, ये भी थ्रेड है, इसमें भी ओवरड्यू फीस में भी थ्रेड राइज होता है, कंटिंजेंट फी में भी थ्रेड राइज होता है, रेफरल फी में भी थ्रेड राइज होता है। इन चारों में कौन सा थ्रेड राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल भी नहीं। प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो तो कोई इशू ही नहीं है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप का मतलब आइटर है, क्लाइंट है, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। पर्सनल रिलेशनशिप का मतलब कि भाई क्लाइंट पे काम कर रहा है, उसमें इशू है, लेकिन कौन सा इशू है? ये है बिजनेस रिलेशनशिप। बिजनेस रिलेशनशिप के डायरेक्टर और एक पार्टनर दोनों मिलकर पार्ट टाइम को बिजनेस कर रहे हैं, कंसल्टेंसी फर्म, कोई होटल चला रहे हैं, कोई गोलगप्पे की रेडी लगा रहे हैं, चने बेच रहे हैं, कोई भी बिजनेस हो सकता है, कोई भी बिजनेस। तो अगर बिजनेस रिलेशनशिप है, कौन सा थ्रेट राइज हो रहा है? बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। ऑर्डिनरी बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ बड़ी एग्जांपल का। अभी तो मैंने आपको एग्जांपल सिचुएशन समझा रहा हूं और एक एक थ्रेट। अभी तो बाज़-औक़ात कुछ सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट भी आते हैं, वो भी समझाने हैं। फिर आपको सिग्निफिकेंस समझानी है, फिर आपको कोर्स ऑफ एक्शन समझाना है। मैं क्लियर हुआ? बाइंग गुड्स एंड सर्विस का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज खरीद, एक दूसरे से चीजें खरीद रहे हैं, ठीक है। आज क्या आपने केस स्टडी में कहा, इसकी एग्जांपल में एक क्लाइंट है हमारा, उसकी होटल चेन है पूरे पाकिस्तान में, हर बड़े शहर में तफरीही मकान पे उस होटल है चेन। पार्टनर जब कभी किसी दूसरे शहर में जाता है उसी होटल में स्टे करता है जो उसके क्लाइंट वाला है। कौन सी वाली एग्जांपल? बाइंग गुड्स एंड सर्विस वाले, क्लाइंट से सर्विसेज बाय कर रहा है। थ्रेट कौन सा राइज हुआ? सेल्फ। अच्छा, ये सिंपल। अब देखिए आगे जाहिर है अभी डिस्कशन करेंगे, मार्केट रेट पे बाय कर रहा है तो सिचुएशन कुछ हो रहा है, अगर फेवरेबल रेट्स पे बाय कर रहा है सिचुएशन, वो भी डिस्कस करेंगे हम। पहले तो सिर्फ आपको सिचुएशन ब्रॉड लेवल पे समझा रहा हूं। अभी हर सिचुएशन में थ्रेट्स आएंगे सारे, एक एक नहीं सारे, जो भी रेलिवेंट है, फिर सिग्निफिकेंस आएगी, फिर उसके बाद सेफगार्ड्स आएंगे। ये समझ आ गया?
अच्छा आपसे चले एक डेमो ले लेते हैं। मैनेजर के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1, आइडेंटिफाई थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट, शाबाश। रिक्वायरमेंट नंबर, इवेल्युएट द थ्रेट। इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे आप, हम देखेंगे साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी शेयर ज्यादा हैं तो थ्रेट सिग्निफिकेंट, अगर कम है तो कम सिग्निफिकेंट, यानी लिखेंगे सिग्निफिकेंस डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंस डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन, ये होगी सिग्निफिकेंस। सेफगार्ड्स में क्या लिखेंगे? मैनेजर शेयर्स को डिस्पोज कर दे या मैनेजर को रिमूव कर दें फ्रॉम एंगेजमेंट। भाई ये समझ आया आपको? ये फ्रेमवर्क अप्रोच काम कैसे करता है, समझ आया? लोन है, उसने कहा कि आपका टीम मेंबर सीनियर है, उसने लोन लिया है और उसने कहा मैं रीपे नहीं कर पाऊंगा। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 रिमूव नहीं करना। कंसेप्चुअल अप्रोच किधर गई भाई तेरी? कंसेप्चुअल अप्रोच किधर गई? पहले आइडेंटिफाई थ्रेट, कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट, फिर दूसरे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में क्या लिखेंगे? सिग्निफिकेंस डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन, या कह लें सिग्निफिकेंस डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लोन। अच्छा आपने सिर्फ इतना लिखना है, सिग्निफिकेंस डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लोन। इससे पता चल जाएगा उसको कि लोन की अमाउंट ज्यादा है तो थ्रेट सिग्निफिकेंट है, लोन की अमाउंट कम है तो कम सिग्निफिकेंट है। और सेफगार्ड्स, लोन शुड बी रीपेड और मेंबर शुड बी रिमूव्ड। अब आके मैं एंड पे आपने एंड वाली बात पहले कर दी थी। चलिए ये समझ आ गया आपको एग्जांपल्स। अब है फैमिलियरिटी थ्रेट, जिसमें क्या होता है? रिलेशनशिप क्लाइंट, कोई फैमिली मेंबर, कोई दोस्त क्लाइंट पे किसी की पोजीशन पे काम कर रहा है, किसी भी पोजीशन पे काम कर रहा है। क्योंकि हम अगर देखें, अगर वो फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट में सीएफओ है, भाई है, तो हम अपने भाई की गलतियां थोड़ी निकालेंगे कि मिस स्टेटमेंट है। फेवर दे सकते हैं ना? बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ फेवर नहीं देंगे ना, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन देनी नहीं चाहिए। अगर हमारा भाई क्लाइंट पे काम कर रहा है तो कौन सा थ्रेट राइज हुआ? फैमिलियरिटी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट राइज हुआ। ठीक है शाबाश। अब यहां पे मैं एग्जांपल्स को रोक रहा हूं, ये मैंने पढ़ा दिया सारी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की एग्जांपल समझाई आपको, और फैमिलियरिटी थ्रेट में पहली वाली एग्जांपल अभी समझाई, फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप। बाकी कल के लेक्चर में इसको पढ़ेंगे, ठीक है? अब लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, हम इसकी कुछ केस स्टडीज और जो डिस्कशन बुक में दिया वो कवर कर रहे हैं साथ साथ, वरना तो ये मैं सिर्फ आपको सिर्फ डेफिनेशन, अगर आप बुक में देखेंगे ना, उसने सिर्फ इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डेफिनेशन दे के आगे निकल गया, एग्जांपल्स नहीं दी उसने, एग्जांपल्स नहीं दी उसने वो। लेकिन मैं एग्जांपल भी डिस्कस कर रहा हूं, उन एग्जांपल के थ्रेट भी डिस्कस कर रहा हूं, सिग्निफिकेंस भी हल्की आंच में, और सेफगार्ड्स भी, इसलिए कि ये सारी चीजें आगे डिस्कस हुई हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 से ऑनवर्ड, तो आप समझ लीजिए कि मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 से ऑनवर्ड आपको पढ़ा रहा हूं, दरमियान से थोड़ा थोड़ा करके। तो कल के लेक्चर के बाद अगर मैं आपसे कहूं ना कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 और 9 मैंने पढ़ा दिया है, तो आपने शक नहीं करना, आपने यकीन कर लेना कि मैंने बाकी पढ़ा दिया। और जो जो केस स्टडी कहूंगा वो आपने फिर करनी है। एंड पे चलते चलते दो एग्जांपल्स अगर आपने इनका सही जवाब दे दिया तो समझ लें अभी तक का कोड ऑफ एथिक्स जो मैंने समझाया आपको समझ आ गया। नहीं जवाब दिया तो इसका मतलब कुछ नहीं सीखा आपने। आपके फादर के पास उस क्लाइंट के शेयर हैं जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं। अच्छा, अगर किसी दोनों में से किसी सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट राइज होते हुए तो आपने दोनों बताने होंगे। इस सिचुएशन में एक मिनट है, कौन बताना पसंद करेगा? नहीं, बैग में रह गए। इसमें कौन सा थ्रेट राइज हो रहा है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, क्योंकि शेयर्स हैं, और फैमिलियरिटी थ्रेट क्योंकि फादर है। गलत, ये भाई बताएगा।
इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो रहा है, इसलिए कि रीजन गौर से सुनिएगा, एग्जामिनर कमेंट्स में भी आप वो गलती बताता है। मैंने क्वेश्चन में ये कहा कि ऑडिटर के फादर के पास, टीम मेंबर के फादर के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, ये तो कहीं कहा ही नहीं फादर क्लाइंट पे काम कर रहा है। ये तो कहीं कहा ही नहीं। क्या कहा? नहीं कहा। फिर से सुनिए, टीम मेंबर के फादर के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं। कौन सा थ्रेट? सेल्फ इंटरेस्ट फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज क्यों भला? क्योंकि फादर क्लाइंट। आप असल में स्टूडेंट पता क्या करता है, जहां कहीं रिलेशनशिप आ जाए ना, कोई भी रिलेशनशिप, वो कहता है फेमिलियरिटी थ्रेट आ गया। आपने देखना है रिलेशनशिप का क्लाइंट में काम करना जरूरी है। रिलेशनशिप का क्लाइंट में काम करना जरूरी, काम करेगा तो फेमिलियरिटी थ्रेट आएगा ना। जो घर बैठा है वो फेमिलियरिटी थ्रेट थोड़ा आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सुना। टीम मेंबर का फादर इन लॉ क्लाइंट में डायरेक्टर है। कौन कौन सा था भाई, कौन बताएगा? ये शाबाश जी भाईजान, आप बताइए। एक मिनट, वन बाय वन जी। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा चेंज कर दें। अच्छा ये एग्जांपल आईकैप की बुक में है, एग्जैक्ट एग्जांपल देता हूं। कहता है टीम मेंबर का सून टू बी फादर इन लॉ, सून टू बी फादर इन लॉ क्लाइंट में डायरेक्टर है। स्टेप बाय कौन सा थ्रेड? फेमिलियरिटी थ्रेट आएगा। शाबाश, बिल्कुल फेमिलियरिटी थ्रेट आएगा। क्या मतलब? रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार होने वाला भी रिश्तेदार। अच्छा नहीं, आपका क्या होता है? अच्छा स्पाउस हो तो फिर फेमिलियरिटी थ्रेट है, और सून टू बी स्पाउस तो फिर नहीं है, तो फिर तो ज्यादा है। बल्कि पहले फेमिलियरिटी है, बाद में तो इंटिमिडेशन थ्रेट हो जाएगा। तो जवाब आपने सही बताया, लेकिन फिर भी फेल, इसलिए कि आपको ये तो पता चल गया कि टीम मेंबर का रिलेटिव क्लाइंट में एक पोजीशन, अच्छी पोजीशन पे है, फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज होता है। लेकिन आप ये भूल गए वो डायरेक्टर है, और डायरेक्टर के पास शेयर्स भी होते हैं। इस सिचुएशन में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी लिखना था, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी लिखना था। कोई बात नहीं, सिखा रहा हूं ना, आपने इसी तरीके से सोचना, चेंज नहीं की, वही केस स्टडी है। तो अभी भी फादर इन लॉ वाली बता रहा हूं, अभी सन इन लॉ वाली थोड़ी। फादर इन लॉ में भी सेम थ्रेट है, डायरेक्टर का बताया था। फादर इन लॉ हो या सून टू बी फादर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लॉ क्लाइंट में डायरेक्टर है, दो थ्रेट अराइज होंगे, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी। अच्छा अभी तो सिर्फ थ्रेट पूछे थे आपसे, सिग्निफिकेंस तो पूछने थे। सिग्निफिकेंस डिपेंड ऑन तीन चीजों पे, तीन चीजों पे। जब कभी रिलेशनशिप हो ना, रिलेशनशिप तीन चीजों पे सिग्निफिकेंस डिपेंड करती है। वो तीन चीजें हैं ये, एक दो तीन, रिलेशनशिप और तीन। पहली चीज पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल एट फर्म, इधर है तो लोअर, इधर है तो सिग्निफिकेंस हाई है। पहले जब कभी कोई रिलेशनशिप हो क्लाइंट पे, सिग्निफिकेंस कितनी चीजों पे डिपेंड करती है? तीन। स्टेप नंबर वन, पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन फर्म, जो इंडिविजुअल हमारे पास के फर्म में क्या पोजीशन है। नंबर टू, पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल एट क्लाइंट, क्लाइंट वाला किस पोजीशन में? लोअर पोजीशन पे है तो सिग्निफिकेंस, हायर पोजीशन में सिग्निफिकेंस। तीसरा, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, क्लोज है तो जितना क्लोज होगा रिलेशनशिप सिग्निफिकेंस ज्यादा, और जितना दूर का होगा सिग्निफिकेंस कम। अच्छा इस सिचुएशन में सेफगार्ड बताइए क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया था ये प्रैक्टिकेबल नहीं समझा जाता, बहुत आसान। शाबाश, रोटेट वाला, कि जिस टीम मेंबर की वजह से थ्रेड राइज हो रहा है उसे रोटेट कर दे। क्लियर?
तो ये था अभी तक का हमारा कोड ऑफ एथिक्स। क्विकली से समराइज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने कंसेप्चुअल अप्रोच सीखी। कंसेप्चुअल अप्रोच क्या हमें बताती है कि जब कभी कोई एथिकल इशू हमारे सामने आया, हमने 3 स्टेप में उसको सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई थ्रेट, स्टेप नंबर 2 इवैल्यूएट थ्रेट, स्टेप नंबर 3 एड्रेस थ्रेट। इसके बाद हमने डिफरेंट थ्रेट्स पढ़े। 5 तरह के थ्रेट होते हैं, और 1 सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। और फिर हर थ्रेट की एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं हम। साथ साथ एग्जांपल में थ्रेट को भी डिस्कस कर रहे हैं, उसकी थोड़ी बहुत वैल्यूएशन को भी, और उसके सेफगार्ड्स को भी कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। लेकिन ज्यादा फोकस हमारा एग्जांपल्स को और थ्रेट के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, कल के लेक्चर में हमने क्या करना है? कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हमने, अगर मैं कल आया, गायब ना हुआ तो गायब ना, नहीं, कल का लेक्चर है हमारा, कल का इंशाल्लाह प्लान है, कल का लेक्चर होगा। फेमिलियरिटी थ्रेट की एग्जांपल्स, और फिर इसके बाद जो बाकी के थ्रेट, इनके एग्जांपल्स कवर करेंगे। और फिर कल आपको रिटर्न केस स्टडी, आज हमने केस स्टडी की कुछ प्रैक्टिस किया लेकिन ज़बानी कलाम में, कल नहीं, कल दूंगा केस स्टडीज। और कल की केस स्टडी आपकी पास्ट पेपर्स की केस स्टडीज होंगी। यानी कल इंशाल्लाह आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि रिटर्न फॉर्म में खुद से, अभी भी हमने कुछ केस स्टडी डिस्कस की है, वाई कैप की है केस स्टडी, लेकिन कल के लेक्चर के बाद आप खुद अपने हाथ से केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आज की असाइनमेंट लिखी हुई है, ये आज की असाइनमेंट लिखी हुई है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।